नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया और यह है चुनावी अड्डा, जहां उठेगा हर छोटा बड़ा मुद्दा। आज करेंगे देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस की बात। एक वक्त में जिसका उत्तर से लेकर दक्षिण तक अभेद्य किला था, आज वही पार्टी सिर्फ 6 राज्यों तक सिमट गई है। 3 राज्यों में खुद की सरकार है, वहीं 3 राज्यों में गठबंधन की बैसाखी पर कांग्रेस है। कांग्रेस के घटते जनाधार को लेकर सियासी गलियारे में अक्सर चर्चा होती रही है। कांग्रेस में एक खेमा ऐसा है जो विजन और नेतृत्व पर सवाल उठाता रहा है। जाहिर है, जब पार्टी में इतनी अंतर्कलह है तो वो आने वाले चुनाव में किस दम के बूते जीत का ख्वाब देख रही है। प्रियंका गांधी यूपी में वैसे तो पूरा जोर लगा रही हैं, लेकिन इधर दिल्ली में कांग्रेस में रोज कलह सामने आती है। केंद्रीय मंत्री रह चुके मनीष तिवारी ने किताब बम फोड़ दिया है। उन्होंने मनमोहन सरकार की कार्यशैली पर ही सवाल उठा दिया। दूसरी तरफ कीर्ति आजाद ने पार्टी छोड़कर झटका दे दिया है। ये तब हो रहा है जब राजस्थान में घमासान अभी पूरी तरह शांत नहीं हुआ है और पंजाब में कांग्रेस गुटबाजी का शिकार हो चुकी है। जाहिर है, कांग्रेस में रोज उठते विवाद ये सवाल जरूर पैदा कर रहे हैं कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस किस आधार पर अच्छे प्रदर्शन का दावा करेगी। इसी पर बहस करेंगे। कई सारे खास मेहमान जुड़ेंगे चुनावी अड्डे में, लेकिन उससे पहले आज का अपडेट। खोया जनाधार पाने के लिए कांग्रेस एक कदम जैसे तैसे बढ़ाती है, तभी एक नया बखेड़ा खड़ा हो जाता है। कलह में फंसी कांग्रेस के कई नेता पार्टी नेतृत्व पर पहले भी सवाल उठा चुके हैं। अब केंद्र में मंत्री रह चुके मनीष तिवारी ने किताब बम फोड़ दिया है, जिसे सीधे तौर पर पूर्व की मनमोहन सरकार पर सवाल उठाया गया है। मनीष तिवारी ने 2008 में मुंबई में हुए आतंकी हमले का जिक्र करते हुए किताब में लिखा है, किसी देश को अगर निर्दोष लोगों को कत्लेआम करने में कोई अफसोस नहीं है तो ऐसे में संयम ताकत की पहचान नहीं बल्कि कमजोरी की निशानी है। 26/11 एक ऐसा मौका था जब शब्दों से ज्यादा जवाबी कार्रवाई दिखनी चाहिए थी। मनीष तिवारी की किताब सामने आने के बाद कांग्रेस घिरती नजर आ रही है। उधर इस विवाद के बाद ए.के. एंटनी सोनिया गांधी से भी मिलने गए थे। अब सवाल उठ रहा है कि क्या कांग्रेस मनीष तिवारी पर कोई एक्शन लेगी। उधर बीजेपी को कांग्रेस को घेरने का एक और मौका मिल गया है। उस वक्त जो कांग्रेस के लोग थे, जो मुल्क से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, जो 26/11 इतनी बड़ी घटना हुई और उस वक्त जिस तरह का एक्शन दिखना चाहिए था वो एक्शन नहीं दिखा था। चलिए, मनीष जी ने सही बात कही है, देर आए दुरुस्त आए। कांग्रेस में आज का दिन मुसीबत वाला है। मनीष तिवारी के बयान से पहले ही कांग्रेस में हलचल मची है। दूसरी तरफ कीर्ति आजाद ने कांग्रेस छोड़ने का फैसला करके एक और झटका दे दिया। कीर्ति आजाद टीएमसी में जा सकते हैं। कीर्ति आजाद ने यह ऐलान ममता सोनिया की मुलाकात से पहले किया, जब केंद्र सरकार के खिलाफ संयुक्त मोर्चा के लिए सारे विपक्षी दलों को दीदी इकट्ठा करने में जुटी है। कीर्ति आजाद पुराने हमारे साथ लोकसभा में थे। उनको पिताजी भगवत झा आजाद बिहार के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं। ज्वाइन करने से तो अच्छा ही है। अजीब लगता है कि इतना दिन बाद उन्होंने होश में आए हैं 2021 में। इतने दिन बाद उनको होश में आने का ये देख के मुझे बड़ी अजीब लग रहा है। पंजाब और राजस्थान में कांग्रेस में घमासान हो चुका है। इस बीच कई बड़े नेता पार्टी छोड़ चुके हैं। उधर G23 ग्रुप लगातार पार्टी नेतृत्व पर भी सवाल उठाकर कांग्रेस की कमजोरी को सामने लाता रहता है। 5 स्टार से इलेक्शन नहीं लड़े जाते हैं। आज हमारी प्रॉब्लम लीडरों की क्या है, लीडरों के है टिकट ले दिया तो जाके 5 स्टार में पहले बुक हो गया। कांग्रेस की एक अपनी विचारधारा रही है, इसीलिए मैंने ये कहा, क्योंकि कई विवादित भाषण और बयान मैंने देखे हैं। मैंने संगठन के हित में बात कही है। कांग्रेस खुद अंतर्कलह से जूझ रही है। ऐसे में वो आने वाले चुनावों के लिए खुद को कैसे तैयार कर पाएगी, ये कहना फिलहाल मुश्किल है। खास तौर से यूपी में रसातल में पहुंच चुकी कांग्रेस के लिए तमाम झंझटों से जूझकर अच्छा प्रदर्शन कर पाना प्रियंका गांधी के लिए एक बड़ा चैलेंज है। टीम न्यूज़ नेशन।
तो सवाल ये है कि क्या मनीष तिवारी ने सही कहा? सवाल ये भी है कि क्या कांग्रेस ने जो एक्शन 26/11 के बारे में के बाद लिया वो काफी था या नाकाफी था? इस पर कई सारी चर्चा और कई सारे बहस हो चुकी है। लेकिन 26/11 में रिपोर्टिंग करते हुए मैं उस वक्त ताज होटल पे मौजूद था। लगातार मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच जितनी भी बातचीत हुई है, चाहे इस्लामाबाद में SM कृष्णा की बातचीत हो या गृह मंत्री पी चिदम्बरम जब वहां गए थे उनकी बातचीत हो, सबको मैंने कवर किया है। इसीलिए आज पूरे विश्वास के साथ इस पर बहस करूंगा और आपको बताऊंगा कुछ ऐसी बातें जो आधार बनी कार्रवाई न करने का। क्या उसमें हकीकत थी, इस पर भी बात होगी। बात करने के लिए मेरे साथ विनोद अग्निहोत्री जी हैं, मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव जी जुड़ेंगे, मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन गुरु प्रकाश जी मौजूद हैं, मेरे साथ डॉक्टर प्रोफेसर विक्रम सिंह साहब फॉर्मर DGP यूपी के मौजूद हैं। सबसे पहले विनोद जी मैं आपसे शुरुआत करूंगा, क्या मनमोहन सरकार का एक्शन नाकाफी था उस जमाने में 26/11 के बाद? देखिए, हर सरकार अपने हिसाब से अपने समय पर फैसला लेती है जो उसको उचित लगता है। हम लोग स्टेडियम के बाहर जो क्रिकेट खेलता है वो कैसे खेले वो जानता है, बाहर बैठ के हम लोग एक्सपर्ट कमेंट करते रहते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने पार्लियामेंट अटैक के बाद पाकिस्तान पे हमला नहीं किया, खाली सेनाएं तैनात की और 8-9 महीने तक सेनाएं तैनात रही। कांधार अपहरण कांड के बाद भी हमने कोई हमला नहीं किया पाकिस्तान पर और उसको डिप्लोमेटिकली हल किया। उसी तरह मनमोहन सरकार ने 26/11 जैसी भयानक घटना के बाद हमला करने के बजाय उसको इंटरनेशनल प्रेशराइज करके हल करने का एक रास्ता निकाला। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बालाकोट के बाद एयर स्ट्राइक की। तो हर सरकार समय और काल देख करके अपने हिसाब से तय करती है। अब मनीष तिवारी जी आज ये बात बोल रहे हैं, अगर मनीष तिवारी जी को उस समय असहमति थी तो उस समय बोलना चाहिए था और विरोध स्वरूप जो अपनी बात कहनी चाहिए थी। आज जब वो पार्टी में किनारे लग गए तब उनकी किताब आ रही है। तो कहीं ना कहीं टाइमिंग जो है ये मुझे नहीं समझ में आती है। जब आप सत्ता में होते हैं तब आपके लिए सब सही होता है। मनीष तिवारी उस समय डिफेंड कर रहे थे, आप उनके पुराने बयान उठा के देखिए, जब वो प्रवक्ता थे कांग्रेस पार्टी के और मंत्री थे और जब ये सवाल उनसे किया जाता था तो वही डिफेंड करते थे। आज वो उसको वो कर रहे, तो आप 10 साल बाद 15 साल बाद आप मीमांसा कर सकते हैं, लेकिन उस वक्त क्या परिस्थितियां रही होंगी मनमोहन सिंह जानते होंगे, चिदम्बरम जानते होंगे और तत्कालीन रक्षा मंत्री जानते होंगे कि आपने भारत ने हमला क्यों नहीं किया। तो मुझे लगता है कि ये इस पर जो है आज राजनीति हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला है, ठीक है, उनको मौका मिलना चाहिए। राजनीतिक पार्टियां हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाती हैं, लेकिन हर सरकार अपना फैसला अपने हिसाब से अपने देश काल की परिस्थिति के हिसाब से करती है। तो इसलिए मेरा कहना यह है कि मनीष तिवारी की अपनी राय हो सकती है, हमारी अपनी राय हो सकती है, आपकी अपनी राय हो सकती है। इस मामले में क्या सही था क्या गलत है, ये उस समय भी अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर के ठीक है, हम इसका विश्लेषण करेंगे विनोद जी, हर छोटे पॉइंट तक जाने की कोशिश करेंगे। तो ये सारे फैसले तो उस समय भी हुए थे जी, हम हर छोटे पॉइंट तक जाने की कोशिश करेंगे कि उस वक्त के क्या बयान थे, उस वक्त का क्या माहौल था, भारत की किस तरह की डिप्लोमेसी पाकिस्तान के साथ चल रही थी। लेकिन गुरु प्रकाश जी, यहां पर मैं आना चाहूंगा, आपने बड़े जोर शोर से 26/11 के बाद के मुद्दे को उठाया था। आपको लग रहा है कि अब तो लगातार सेल्फ गोल कांग्रेस ही कर रही है, तो आपके लिए तो बल्ले बल्ले है गुरु प्रकाश जी। दीपक जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस विषय को उठाया है। मैं एक पुस्तक पढ़ रहा हूं, ये बराक ओबामा की आत्मकथा है और इस पुस्तक में पेज नंबर 600 और 601, मैं ज़रा 2 लाइन पढ़ के सुनाना चाहता हूं आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। इसमें ओबामा लिख रहे हैं, मनमोहन सिंह हैड रेजिस्टेड calls to retaliate against Pakistan after the attacks, but his restraint had cost him politically. He feared that rising anti-Muslim sentiment had strengthened the BJP. मतलब उनके मन में ये डर था कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में ना आ जाए, इसलिए आपने कार्रवाई नहीं की थी। और ये हम लोग थोड़ी बोल रहे हैं, जाके पढ़ लीजिए, जितने भी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, मैं मनीष तिवारी की बात नहीं बोल रहा हूं। बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति रहे, उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि मनमोहन सिंह ने नहीं किया था। मनमोहन सिंह ने क्यों नहीं किया था? क्योंकि उनके मन में डर था, उनके मन में डर वही तुष्टीकरण का था, उनके मन में डर वही ध्रुवीकरण का था, उनके मन में डर वही हिंदू मुस्लिम राजनीति करने का था। तो जिस पार्टी के डीएनए में यह है, वो तो देश की सुरक्षा से भी समझौता करने को तैयार है, देश की संप्रभुता से भी समझौता करने को तैयार है। मेरे समझ में नहीं आता है आपके लिए सर्वोपरि क्या है। किसी भी सरकार के लिए देश की सुरक्षा, देश का स्वाभिमान, देश का सम्मान सर्वोपरि होना चाहिए। यह नहीं कि अगले चुनाव में हम आएंगे कि नहीं आएंगे। मुझे लगता है पर्याप्त एविडेंस अपने पास अवेलेबल
काबिल हैं मनीष तिवारी जी कुछ बोले, लेकिन बराक ओबामा जब ये कह रहे हैं तो मुझे लगता है निश्चित रूप से गौर करने वाली बात है कि सिर्फ ध्रुवीकरण की वजह से कि आपके वोट नहीं आएंगे, आपका वोट कट जाएगा, आपने देश की सुरक्षा के साथ समझौता किया है। और आज कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को मैं चुनौती देता हूं कि सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, आज आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और यह स्पष्टीकरण दे कि आपने देश की संप्रभुता के साथ समझौता क्यों किया था। आपको बताना पड़ेगा। हमारे 150 से अधिक लोग शहीद हो गए थे, हमारे पुलिस शहीद हो गए थे, हमारे फौज शहीद हो गए थे। ये जवाबदेही किसकी है? ये जवाबदेही आज तय करनी होगी दीपक जी आपको यहां पे शो में। ठीक है, मैं सीधे राहुल देव जी के पास चलता हूं। राहुल देव जी, हमने कांग्रेस के प्रवक्ता को बुलाया था, अब दुबई आने वाले थे, मैं उनका अभी भी इंतजार कर रहा हूं। अपील करता हूं कि कांग्रेस का अगर कोई भी प्रवक्ता आकर जुड़ना चाहे तो हमारी इस बहस में शामिल हो सकता है। राहुल देव जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये बात दबे जुबान से बराक ओबामा ने तो लिखी, लेकिन हमने भी सुनी थी कि कांग्रेस पार्टी हिचक रही थी, इसलिए हिचक रही थी क्योंकि उसको लगता था ध्रुवीकरण से बीजेपी को 2009 के चुनाव में फायदा हो जाएगा। क्या इसीलिए कांग्रेस ने इस बड़े कदम को उठाने से हिचकी? क्योंकि 26/11 का अटैक ठीक उसी तरह का अटैक था जिस तरह का 9/11 का था, क्योंकि इसमें कई देशों की नेशनलिटी के लोग मारे गए थे। जैसे 9/11 में कई देशों की नेशनलिटी के लोग मारे गए थे, वैसे ही 26/11 के अंदर ताज होटल के अंदर कई सारे दर्जनों देशों की नेशनलिटी के लोग मारे गए थे, इंक्लूडिंग अमेरिकन और इजरायलीज। कुल 170 लोग मारे गए थे उसमें, 170 आसपास। तो ये भारत पर अब तक का और तब भी और आज भी सबसे बड़ा आतंकवादी हमला था और है, बना हुआ है। और उसको देखते हुए भारत जैसे देश से जो उम्मीद की जा रही थी, जो अब ओबामा भी साफ कर रहे हैं कि उनको भी और सारी दुनिया को भी उम्मीद थी कि अगर उस समय भारत पलट के हमला करता और युद्ध की तैयारी तक जाता तो दुनिया में शायद इस पर कोई आपत्ति नहीं होती। लेकिन एक कांग्रेस की जो एक बुनियादी समस्या, बहुत पारंपरिक समस्या है, वो ये है कि उसके मन में कहीं एक अवचेतन स्तर पर पाकिस्तान और भारत के मुसलमान को वो एक करके देखता है, और एक हिचक उसके मन में रहती है कि अगर हमने पाकिस्तान पर ज्यादा सख्त बोला या कुछ कड़ी कार्रवाई की तो फिर हमारी जो मुसलमानों की यहाँ की एक कह लें कि जो उसको कॉन्स्टिट्यूंसी लगती है वो थोड़ी बिदक सकती है, उसको बुरा लग सकता है। ये मैं मानता हूं कि ऐसा ना हो, लेकिन ऐसा मुझे लगता है कई बार कि एक अवचेतन में एक ही ग्रंथि काम करती रही है कई दशक तक। तो इस ग्रंथ के कारण भी ये हिचक हमको दिखाई पड़ती है। और मनीष भी अगर कह रहे हैं, मनीष उस सरकार में 2 साल मंत्री रह चुके हैं और जन्मजात कांग्रेसी हैं, उनके पिता भी कांग्रेसी थे और वो बलिदान हो चुके हैं, आतंकवाद के पर शहीद हो चुके हैं। तो इसको गंभीरता से लेना होगा और ये कांग्रेस के लिए और सभी पार्टियों के लिए एक आत्ममंथन का विषय भी बनता है। मनीष की बात एक विद्रोही कांग्रेसी की करके खारिज की जा सकती है जो आज सत्ता में वहां पर कांग्रेस हाईकमान के लोग हैं, लेकिन अभी जैसा उन्होंने पढ़ के सुनाया, बराक ओबामा ने भी अगर मिलती जुलती कोई बात लिखी है, हमारे पूर्व सैनिक अधिकारियों ने भी इस तरह की बातें की थी, तो मानना पड़ेगा कि इसमें एक सच्चाई है, कुछ न कुछ सच्चाई है। मैं ये उम्मीद नहीं करता कि कांग्रेस का कोई बड़ा नेता आकर अब इसका स्पष्टीकरण देगा, सफाई देगा, क्योंकि उससे और मुसीबत बढ़ जाएगी। लेकिन एक मानसिकता जरूर स्पष्ट हुई है, देश के सामने आई है, और वो कांग्रेस के एक वरिष्ठ आजीवन कांग्रेस के नेता रहे मनीष तिवारी से आई है, जो उसको ज्यादा एक गंभीरता प्रदान करती है। आप सीधे विनोद जी के पास चलता हूं, फिर डॉक्टर विक्रम सिंह जी के पास आता हूं, क्योंकि विनोद जी हाथ उठा रहे हैं। विनोद जी, क्या राहुल जी के इस परसेप्शन से आप सहमत हैं कि अगर पाकिस्तान की तरफ कांग्रेस सख्त हो जाएगी तो उसकी मुसलमान कॉन्स्टिट्यूएंसी जो भारत की है वो नाराज हो जाएगी, इसीलिए जो पहली बातचीत हुई भारत और पाकिस्तान की 2005 के अंदर मनमोहन सिंह और परवेज मुशर्रफ की, उसमें क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म शब्द को हटा दिया गया? देखिए, मुझे इसका उल्टा लगता है। अगर कांग्रेस उस समय हमला करती पाकिस्तान के ऊपर, कांग्रेस सरकार, तो हिंदू ध्रुवीकरण कांग्रेस के साथ होता। जो बालाकोट का फायदा नरेंद्र मोदी को मिला, भारतीय जनता पार्टी को मिला। मुझे नहीं समझ में आता है, अगर ध्रुवीकरण की राजनीति कांग्रेस को करनी होती तो पाकिस्तान पर हमला करके, जिस तरह इंदिरा गांधी 1971 में दुर्गा बन गई थी, वो अलग बात है, बाद में 74-75 तक आते आते उनको इमरजेंसी लगानी पड़ी थी, लेकिन 2009 के चुनाव तो तुरंत थे।
नवंबर के बाद मई में चुनाव होने थे, तो ध्रुवीकरण का फायदा कांग्रेस को मिलता। मुझे लगता है कि मनमोहन सिंह का जो व्यक्तित्व है प्रधानमंत्री का, वो उनका एक सॉफ्ट कॉर्नर पाकिस्तान के प्रति रहा है, वो वहां पैदा हुए हैं, वो उनका जो है एक व्यक्तित्व है, वो कहीं ना कहीं जरूर इस फैसले को लेकर के हिचका होगा कि हम ऐसी कोई कार्यवाही करें। क्योंकि अगर पाकिस्तान के साथ जो पार्टी हमला करती है, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाती है, वो तो इस देश के हिंदू हृदय में राज करती है। इंदिरा गांधी इसलिए दुर्गा थी। आज भी कांग्रेसी उनका गुणगान करते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान। लेकिन विनोद जी 1971 और 2008 आते आते गंगा से बहुत पानी बह गया था, खास तौर पर मुस्लिम वोट बैंक के चलते, ये भी आपको मानना होगा। 250 सीटें आ जाती कांग्रेस। लेकिन 1971 से 2008 तक आते आते मुसलमान वोट बैंक के संदर्भ में गंगा से बहुत पानी बह गया था। कांग्रेस इस रियलाइजेशन को बहुत अच्छी तरह जानती थी, छिटक चुका था उसका पूरा मुस्लिम वोट बैंक, और हिंदू उसको मिल नहीं रहा था। जा ही चुका था, हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण हो जाता उसके पक्ष में। मैं तो ये कह रहा हूं, अगर पाकिस्तान में हमला कर देती उस वक्त वहां तत्कालीन सरकार, वो फायदा उसको हिंदू वोटों का होता, जो 2019 में भारतीय जनता पार्टी को हुआ 303 सीटें आई बालाकोट की स्ट्राइक के बाद। वो तो कांग्रेस की रणनीतिक चूक भी है, अगर आप चुनावी दृष्टिकोण से भी देखें। ठीक है, मैं सीधे विक्रम सिंह जी के पास चलता हूं। विक्रम सिंह जी, सुरक्षा मामलों के जानकार के तौर पर अगर इतना बड़ा आतंकी हमला होता है, 10 पाकिस्तानी आतंकी आकर आपकी आर्थिक राजनीति को तहस नहस कर देते हैं। मैं 3 दिन खुद ताज होटल के सामने मौजूद था, मुझे आज भी याद है लेट के रिपोर्टिंग करते हुए वो दृश्य। ऐसा लगता था जैसे मुंबई थम गई हो, कैसे फिर से जिएगी, कैसे भारत में फिर से वही स्पिरिट आएगी। वो तो देश की जनता को सलाम जिसने इतना बड़ा काम करके दिखा दिया। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या भारत ने उस वक्त कमतर जो उसका रिस्पॉन्स होना चाहिए वो किया? दीपक जी, मुझे वो भयावह घड़ी याद है जब आपको, और वो भी बिल्कुल लगता है जैसे कल की घटना हो, क्योंकि वो हमारी मेमोरी फाइल्स में परमानेंट हो चुकी हैं, वो स्मृति जाने वाली नहीं है। उस भयावह स्थिति में जो 72 घंटे आपने देखे, राष्ट्र ने देखे, मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन एक भारतीय होने के नाते मैं केवल 2 वाक्य कहूंगा। सबसे पहले एक अवधारणा है, मैं हारूं या जीतूं, मेरा राष्ट्र कभी न हारे। आई मे विन और लूज, माय कंट्री शुड नेवर लूज, माय मदरलैंड शुड नेवर लूज। इसके अलावा इसकी एक मिसाल है, आपने 9/11 की भी बात की, और डिटरेंस की एक बात होती है। जॉर्ज डब्ल्यू बुश से कुछ भी मतभेद हो सकते, उसने कहा every nation on earth has a choice to make, either you are on my side or on the side of the terrorists। या तो हर सबका एक चयन करने का समय आ गया है, या तो हमारी तरफ रहें या दूसरी तरफ रहें, और अगर दूसरी तरफ रहेंगे तो उसके परिणाम होंगे। डिटरेंस किसी भी समाज में दीपक जी, भेड़ और बकरी की बलि देने का प्राविधान है, शेर और चीते की बलि नहीं दी जाती है। हमने ये संदेश दे दिया कि हम अहिंसावादी नहीं हैं, हम पलायनवादी हैं। ऐसे संकट के समय में हम किन कर्तव्य विमूढ़ रहते हैं। अरे एक बार तो आप कर लेते। और जैसा कि विनोद जी ने कहा कि जिन जिन लोगों ने तलवार और शस्त्र उठा के अपने धर्म का पालन किया, वो इतिहास में अमर हो गए। ये भी एक अमरत्व का क्षण था जिससे हम बुरी तरीके से चूक गए, और सेल्फ गोल किया हमने। और सेल्फ गोल ऐसा किया कि उसकी जो छवि है आज दीपक जी, हमारी पलायनवाद की, दूसरा गाल दिखाने की और निर्णय न लेने की, आक्रामक न होने की, दुर्भाग्य से उस छवि से अब हमें उबरना बहुत कठिन हो रहा है। बेहतर होता कि एक माकूल जवाब सूद के साथ, मूल सूद समेत उसको पूरा करने का मौका दिया जाता, क्योंकि एक रोग स्टेट के लिए यही बड़ा समस्या है। इसके अलावा उससे कोई डिप्लोमेसी की आप उम्मीद करें, उससे आप किसी शांति की बात करें, उससे आप बात करें किसी तरीके के समझौते की, क्योंकि आज तक पाकिस्तान ने इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी का कोई परिचय नहीं दिया है। बेहतर ये होता कि जो हमारे सैन्य अधिकारी परामर्श दे रहे थे उस पर कार्रवाई होती, क्योंकि ये सही है, चाहे वोट बैंक की पॉलिटिक्स में या निर्णय किन कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में निर्णय न लेना, और वो निर्णय लेना जो कि आत्मघाती हो, उसका परिणाम दीपक जी आप, हम और आज पूरा देश भोग रहा है। बेहतर होता कि एक नसीहत दी जाती दीपक जी। ठीक है, बेहतर होता है एक नसीहत दी जाती, लेकिन उस दरमियान क्या क्या चल रहा था? उस दरमियान हमने दिग्विजय सिंह का भी बयान सुना, जिसमें हेमंत करकरे से कथित टेलीफोन बातचीत के आधार पर वो इसका ठीकरा आरएसएस और हिंदू संगठनों पर फोड़ने की एक अनचाही कोशिश कर रहे थे। दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो ये है कि क्या हिंदू आतंकवाद की जिस थ्योरी को बढ़ाया था कांग्रेस ने, उसने भी उसके हाथ पांव बेड़ियों में बांध दिए थे। इस पर बात करेंगे, नेताओं के कांग्रेस छोड़ने पर बात करेंगे ब्रेक के बाद।